Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of September 2020 Thursday. Inspiration of the day is there is only one thing that makes a dream impossible to achieve, that is the fear of failure. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Reliance kicks off stake sale in retail arm. As per the expectation, Reliance Industry on Wednesday said that US private equity, that is Silver Lake, has invested approximately 7,500 crore into its subsidiary, that is Reliance Retail Venture RRVL, for 1.75% stake, valuing the company at 4.2 trillion. जैसा कि कई दिनों से न्यूज़ में आ ही रहा था कि सिल्वर लेक रिलायंस इंडस्ट्री के जो रिटेल वेंचर है उसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, तो फाइनली वेडनेसडे को रिलायंस इंडस्ट्री ने इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया और परसेंटेज ऑफ स्टेक जो कि सेल किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने सिल्वर लेक को वो भी डिस्क्लोज कर दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉर 1.7% स्टेक एंड दैट क्रिएट्स द वैल्यू ऑफ अ कंपनी एट 4.2 ट्रिलियन। और जैसा कि हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, सिल्वर लेक ने बायजूस में भी इन्वेस्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली 3,750 करोड़। और अगर आपको याद हो तो सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में भी है अप्रॉक्सीमेटली 10,200 करोड़ का। So Silver Lake is continuously and aggressively investing into India and it is US based technology investment company. The fund infusion by Silver Lake in Reliance Retail have also increased the chances of more investment and more stake sale into the company, and experts are saying that it may be PE firm KKR, Abu Dhabi Investment Authority and numbers of other stakeholders that also have stake into Reliance Jio platform. तो इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में हमें रिलायंस रिटेल में और ज़्यादा स्टेक सेल देखने को मिलेंगे और चांसेस इसी बात के हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के, वो ही रिलायंस रिटेल वेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि RIL ने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जियो प्लेटफॉर्म के उनको ये ऑप्शन दिया है दैट इफ़ दे वांट टू कंसीडर द बैकिंग ऑफ रिलायंस retail in order to unlock the value followed by the acquisition of future group retail asset last week. तो Reliance Industries ने already जियो के जो existing investors हैं उनको ये offer दिया है कि if they want to invest in Reliance Retail they are most welcome so that the value creation can be unlocked. और KKR का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है that KKR will invest approximately $1.5 billion worth rupees 11,250 crore into Reliance Retail and will make it a country's largest retail store. इन्हीं सारे में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड मुबादला का भी नाम आ रहा है कि दे विल ऑल्सो इन्वेस्ट, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इनटू रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस जियो के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्री अपने रिटेल स्टोर पर, रिटेल चेन पर, रिटेल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और जैसा कि हम सभी ने अभी सुना, सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली आने वाले टाइम में 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट KKR से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। करेंटली रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस हैज़ 12K स्टोर्स ऑपरेटेड इनटू 7K टाउन्स। तो अच्छी खासी प्रेजेंस है इसकी। हम देख सकते हैं कि 12,000 स्टोर्स 7,000 टाउन्स में है, तो इट्स इंडिकेट द गुड पेनिट्रेशन एंड गुड प्रेजेंस ऑफ रिलायंस रिटेल स्टोर आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप। और जैसे ही कल ये न्यूज़ मार्केट में फ्लोट हुई, यू कैन सी द चेंज इनटू द RIL शेयर सर्ज अप टू 2.6% पॉजिटिव चेंज। तो रिलायंस के जो शेयर्स थे वो 2.6% से पॉजिटिवली रिएक्ट किया इन्होंने आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट न्यूज़। और अगर हम सिल्वर लेक की बात करें तो हमें करंटली और कई बार इस पिछले 6 मंथ में सिल्वर लेक का नाम सुना है। सिल्वर लेक इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया, जिसने जियो प्लेटफॉर्म में, बायजूस में, इकाल में और नाउ रिलायंस रिटेल में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कंपनी का जो असेट साइज है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $60 बिलियन। 56 टाइप्स की कंपनीज में इसका पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पीपल एम्प्लॉयड हैं इनटू सिल्वर लेक एंड 10 एक्विजिशन कंपनी ने, जो मेजर एक्विजिशन है कंपनी ने अभी तक किए हैं, जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का रहा है सिल्वर लेक का, जो कितने जो टॉप टेक
बेट्स रही हैं कंपनी की अभी तक की सिल्वर लेक की, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू ट्विटर, एयरबीएनबी, अलीबाबा, डेल टेक्नोलॉजी, एंड फाइनेंशियल्स एंड डीडी जैसी कंपनीज में ऑलरेडी सिल्वर लेक का इन्वेस्टमेंट है। तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है। और आप ये भी कह सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन को बहुत सारी जो डेवलप नेशंस हैं उनके इन्वेस्टमेंट फर्म्स बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज इस समय अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं। तो इट इज़ टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। Serum to halt trial of Oxford vaccine after DCGI notice। अभी तक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका का एक जॉइंट वेंचर था जिसमें वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे, रिसेंटली यूके में कुछ वॉलंटियर्स में इलनेस देखी गई, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड इलनेस बिकॉज ऑफ द ट्रायल ऑफ दिस potential vaccine that is called as AZD1222। जो एक्सपर्ट्स थे, जो वर्ल्ड को, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी एक्स्ट्राजेनेका के इस वेंचर से, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत जल्द ही एक्स्ट्राजेनेका कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के आएगी। बट लास्ट स्टेज की ट्रायल में, जो कि ट्रायल बेसिकली यूके, यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में चल रहा था, वहाँ पर यूके में जो वॉलंटियर्स थे जिन पर ट्रायल हो रहा था वैक्सीन का, उनमें कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सप्लेन्ड इलनेस देखी गई, जिसके बाद एक्स्ट्राजेनेका ने और ब्रिटिश स्वीडिश ड्रग मेजर ने ये डिसाइड किया कि दैट करेंटली दे आर गोइंग टू स्टॉप दिस ट्रायल स्पेशली इनटू यूके। हालांकि कंपनी ने ये कहीं भी नहीं कहा दैट इंडियन ट्रायल शुड बी स्टॉप। कंपनी सेड दैट एज फार एज इंडियन ट्रायल्स वर कंसर्न दे वुड कंटिन्यू एज SII हैड फेस्ड नो इशू एट ऑल। तो इंडिया में अभी इस तरह की कोई इलनेस पार्टिसिपेंट्स में या वॉलंटियर में नहीं देखी गई है, तो वो चाहें तो अपने इस ट्रायल को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इन अ मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स द इंडियन ड्रग रेगुलेटर ऑन वेडनेसडे इशूड अ शो कॉज नोटिस टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। SII को एक नोटिस इशू किया है DCGI ने, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शो कॉज नोटिस इशू किया है SII को, और उसमें पूछा है कि वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू, और वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, एंड वाई इट इज़ नॉट स्टॉपिंग द ट्रायल ऑफ AZ1222, जबकि अदर कंट्रीज में इसका जो ट्रायल है वो एक्स्ट्राजेनेका ने हॉल्ट कर दिया है। तो इस नोटिस के बाद जो SII है उसका स्टैंड ये है कि दे वुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ DCGI, बट एज फार एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ नॉट आस्क्ड और हैज़ नॉट डिसाइडेड टू स्टॉप द ट्रायल। बट अगर वो मना करते हैं सेफ्टी कंसर्न को लेकर के, अगर वो हॉल्ट करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर के, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन सारे प्रोटोकॉल्स को, उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को मानेगा। सो इट इज़ अ वेरी big setback for AstraZeneca as well as the world, that they were quite positive towards the development of the Covishield और AZD1222। तो ये आप याद रखें Covishield, और कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं what AZD1222 का नाम आपने अभी किस कंसर्न में सुना है? This name was very prevalent in recent news. In which context you have listened the term? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे AZD1222 is also called as Covishield. Basically it was expected to be the potential vaccination for COVID-19। और जैसा कि हमने पिछली कई न्यूज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया था एक्स्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में, जब ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे इस वैक्सीन को लेकर के, तो एक्स्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया था इन द मंथ ऑफ जून, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन का इंडिया में ट्रायल करना था, और जो कि ट्रायल चल रहा था। और ये ट्रायल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूके, USA, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में भी चल रहा था AZD1222 का। लेकिन रिसेंटली यूके में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सप्लेन्ड सीरियस इलनेस रिपोर्ट करी गई थी वॉलंटियर में, जिनमें इस पर्टिकुलर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। इसके बाद एक्स्ट्राजेनेका ने यूके में अपने इस ट्रायल को वॉलंटरी हॉल्ट कर दिया था। हालांकि
इलनेस क्या हुई थी, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इलनेस, दैट वाज नॉट क्लियरली डिस्क्लोज। और इंडिया में उसने कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई ऐसे साइन अपने वॉलंटियर्स में नहीं देखे, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड इलनेस नहीं आई है, तो इंडिया कैन कंटिन्यू विद द ट्रायल। हालांकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली लिया है और शो कॉज नोटिस जारी किया है SII को कि उसने क्यों नहीं इस वैक्सीन का ट्रायल स्टॉप किया। तो अब आगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या रिप्लाई करता है इस चीज़ को लेकर के, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा है, तो दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर upcoming exam. Basically, Serum Institute of India is a manufacturer of immunobiological drugs including vaccines in India, और ऐसा कहा जाता है कि it is the world largest vaccine manufacturer by number of the doses it produces. वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है Serum Institute of India. It was basically founded by Mr. Poonawalla in 1966 and the company is the subsidiary of the holding company or parent company Poonawalla Investment and Industries, and it was estimated and it is estimated that 65% of children in the world receive at least one vaccine manufactured by this Serum Institute. और जो उसकी बहुत important vaccines है, जो मेजर वैक्सीन से जो ये बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इंक्लूड पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया, टिटनेस, BCG, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, बहुत सारी वैक्सीन हैं जो ये डेवलप करता है। तो आप इस चीज़ का इम्पैक्ट तो एनालाइज कर ही सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर बाय नंबर ऑफ डोजेज प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड एंड सोल्ड ग्लोबली। और करंटली 170 कंट्रीज़ में इसके नेशनल इम्यूनाइजेशन के जैसे प्रोग्राम चलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। सो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जैसे कि हम इंडिया को बोलते ही हैं, इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर गिग वर्कर्स टू बी मैंडेटरी। Now into the upcoming code of social security, government of India has asked the gig companies to make the contribution towards the social security funds of the gig workers or the temporary workers. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं। बेसिकली गिग वर्कर्स को हम टेम्परेरी वर्कर्स, जो एडॉक वर्कर्स होते हैं, उनको एक इकोनॉमी में टर्म दिया गया, दैट इज गिग वर्कर्स। बेसिकली गिग वर्कर्स आर independent contractor, online platform worker, contract firm worker, on call worker, temporary worker, on demand worker, जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में काम करते हैं, प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, और जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है दे लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ज्वाइन तो नहीं कह सकते, दे वर्क फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो टेम्परेरी एडॉक जो वर्कर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट के बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करते हैं, उनको हम गिग वर्कर कहते हैं। अभी चूंकि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, तो उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी लॉ के अंदर ये नहीं आते हैं। और इस समय इंडियन इकोनॉमी में ये ट्रेंड भी चला है, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जहाँ पर गिग वर्कर्स का, IT जैसी कंपनी, एजुकेशन जैसी कंपनी, एजुकेशन इंडस्ट्री में गिग वर्कर्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। कंपनीज एक रेगुलर एम्प्लॉय को हायर करती है तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, उसको बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, कॉम्पनसेशन, ग्रेचुटी, मैटरनिटी लीव, पेड हॉलीडेज, पर्क्स एंड परक्यूसेट्स, सेफ्टी, मेडिकल इंश्योरेंस, करियर डेवलपमेंट, कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, अर्न लीव्स, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो कंपनी को देने पड़ते हैं रेगुलर एम्प्लॉय को। तो कंपनीज भी अब थोड़ा सा रेगुलर एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करने में एप्रीहेंशन शो करती हैं। ऑन द अदर एंड गिग वर्कर्स जो होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो एक कंपनी से लगकर काम नहीं करना होता है, जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है दे कैन लीव। कोई नोटिस पीरियड नहीं, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दे कैन वर्क एज पर देयर चॉइस, एज पर देयर मॉनेटरी डिमांड। तो इस समय गिग वर्कर का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। तो जो अभी लेबर लॉज इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि जितने भी 66 लेबर लॉज हैं इंडिया में, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन लेबर लॉज को लेकर के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारे लेबर लॉज को कोडिफाई कर रही है इनटू
4 कोड्स। तो जो अब कोड आया है बेसिकली सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है गिग कंपनीज के लिए जो कि गिग वर्कर्स को हायर कर रही हैं कि उनको अब गिग वर्कर्स के लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अभी तक गिग कंपनी के लिए या कोई भी कंपनी के लिए अपने गिग वर्कर्स, टेम्परेरी या एडॉक वर्कर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता था कि वो उनको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला कंट्रीब्यूशन सबमिट करना है, किसी भी तरह का फंड, ग्रेचुटी, कॉम्पनसेशन वो दें। बट अंडर दिस न्यू सोशल सिक्योरिटी कोड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द यूनियन कैबिनेट इज अप्रूविंग दैट द गिग कंपनीज विल नाउ हैव टू मेक अ contribution towards the social security funds set up for the platform workers so that all the gig workers will also get the social security from Government of India. The code will also have enabling provisions to allow self-employed workers to make voluntary contribution towards the EPF स्कीम। तो EPF स्कीम में भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोविजन को ला रही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑन डिमांड, प्लेटफॉर्म, टेम्परेरी, एडॉक वर्कर्स हैं, दे कैन मेक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू EPF स्कीम, जिससे कि उनकी ओल्ड एज में या जो ऐसे सिचुएशन जब उनको नीड की सिचुएशन अराइज होती है तो उनके पास अवेलेबल फंड रहे और जो सोशल शॉक्स होते हैं उनसे उनको सेव किया जा सके। एंड द कोड हैज सो मेनी प्रोविजंस फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द गिग वर्कर। दे विल नॉट बी द वर्कर बेस्ड कंट्रीब्यूशन बट सम मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फंड मेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी टू कवर द गिग वर्कर्स। वह जो गिग वर्कर्स हैं उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा अनलाइक द रेगुलर एम्प्लॉय। अगर आपको पता हो तो ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है, दोनों कंट्रीब्यूशन मिला करके ईपीएफ या जो प्रोविडेंट फंड होता है वो लास्ट में एम्प्लॉय को मिलता है। बट जो सोशल सिक्योरिटी कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर रही है बेसिकली फॉर गिग वर्कर्स, उसमें वर्कर बेस्ड कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल कंपनी को मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी फंड इन ऑर्डर टू मीट द सोशल सिक्योरिटी नीड ऑफ द गिग वर्कर्स। तो अगर आपको पता हो, मैंने कई बार इस चीज को डिस्कस किया, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द 4 labor codes on wages, labor codes on industrial relation, labor codes on occupational safety, health and working conditions, labor code on social security and welfare। तो ये 3 जो कोड है पहले अप्रूव हो चुके हैं। अब जो चौथा कोड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फाइनलाइज कर रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अपकमिंग जो मानसून सेशन है जो मानसून सेशन के खत्म होते ही ये सारे कोड जो हैं वो अप्रूव हो जाएंगे। और ये हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, कितने तरह के लेबर लॉज थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं, अदरवाइज बहुत तरह के लेबर लॉज हैं और इस टाइप्स ऑफ लेबर लॉज के रिपीटिशन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनटू लेबर मैनेजमेंट। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज दीज 4 लेबर कोड्स, जिसमें ये सारे लेबर लॉज जो हैं वो सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। इससे क्या होगा, कंपनीज को भी इन सारे लॉज को फॉलो करने में, इम्प्लीमेंट करने में, अबाइड करने में ईजीनेस होगी। वर्कर्स को भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि उन पर क्या एप्लीकेबल है, कौन सा सोशल सिक्योरिटी लॉ एप्लीकेबल है और कौन सा सोशल सिक्योरिटी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो जितने लेबर लॉज हैं, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, वर्कर कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इसके अलावा बहुत और सारे एक्ट, ये सारे एक्ट लेबर इन 4 लेबर कोड्स में सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जो कोड था उसको अप्रूवल दे दिया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 3 लेबर कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल social security, occupational safety, health and working conditions of the employee, and it is expected that all 3 code will be introduced in the upcoming monsoon session at parliament। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें गिग वर्कर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी देने की बात करी गई है, जिसमें कंपनीज को ये मैंडेट किया गया है कि वो अपने गिग वर्कर्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूशन करें। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मूव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द सेल्फ एम्प्लॉय, इनफॉर्मल लेबर्स, गिग वर्कर्स, टेम्परेरी एंड एडॉक टाइप्स ऑफ वर्कर्स, जिससे कि जो हमारी गिग इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि एक लार्ज पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, उसको भी हेल्प मिलेगी। मैक्सिमम टाइम जो हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी है, जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, उनमें उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है एक्सीडेंट की या कोई इलनेस की, मेडिकल कंडीशंस, उस समय
इनफॉर्मल वर्कर्स, गिग वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ बर्डन फॉर इकोनॉमी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है जिसमें गिग वर्कर्स को कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई। हालांकि रेगुलर एम्प्लॉई के बराबर तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है। प्रॉबेबली इन फ्यूचर इस तरह के और इनिशिएटिव लिए जाएं इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ इनफॉर्मल वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। At first, EPFO to pay interest in two parts. स्टूडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है, तो हो सकता है इस बार आपसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछा जाए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज़ गो थ्रू वेरी डिटेल्ड ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप देख लेते हैं न्यूज़ का है। रिसेंटली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वेडनेसडे को अनाउंस किया है दैट इट वुड क्रेडिट अप्रॉक्सीमेटली 8.5% ऑफ द इंटरेस्ट रेट टू द फॉर्मल वर्कर्स इन अ स्टैगर्ड मैनर। तो जो फॉर्मल वर्कर जिनका EPFO में कंट्रीब्यूशन है, जिस पे EPFO 8.5% का इंटरेस्ट देता है, अगर आपको पता हो तो EPFO का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे प्रॉफिटेबल कंट्रीब्यूशन होता है। EEE के कंसेप्ट में काम करता है। EEE मीन्स एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, प्रिंसिपल भी एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट और विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट। इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दैट इज वाई जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं EPFO में। FDs वगैरह जो होते हैं, जो अदर इन्वेस्टमेंट वेंचर्स होते हैं, चाहे वो शेयर्स हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर्स हो, FDs हो, किसी भी अदर तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इंटरेस्ट की अर्निंग पर टैक्स होती है, इंटरेस्ट की अर्निंग टैक्सेबल होती है। बट EPFO को जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ट्रिपल होता है, एग्जेम्प्ट 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 मीन्स उसके इंटरेस्ट पर भी, प्रिंसिपल पर भी, विड्रॉल पर भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। दैट इज वाई जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं वो EPFO में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अगर आप देखें तो इसका इंटरेस्ट रेट भी इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट वेंचर्स बहुत अच्छा होता है। दैट इज 8.5% करंट है। आप सोच सकते हैं अगर हम FDs की बात करें, फिक्स डिपॉजिट, तो अभी फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.1% या 5.2% है। और आप देखें EPFO में 8.5%, वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो अभी के लिए फिलहाल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने ये कहा है कि जो 8.5% का इंटरेस्ट है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन में, EPFO उसे स्टैगर्ड मैनर में देगा, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। अगर आपको याद हो तो हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि EPFO का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया, उस पर अर्निंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करी है। रिसेंटली हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी। तो ये जो न्यूज़ है ये उसी न्यूज़ का आउटकम है। EPFO की इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट रहा है उसमें अर्निंग्स डिक्रीज हुई हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ जो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट पर दिखेगा। EPFO ने कहा है कि अभी वो 8.15% का इंटरेस्ट डिपॉजिट करेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 19 to 20। आगे आने वाले टाइम में जो रिमेनिंग 3.5% का इंटरेस्ट है वो दिसंबर में क्रेडिट होगा, बिकॉज EPFO इज नॉट able or is unable to redeem its equity investment currently, but it will be able to redeem its equity investment into the month of December, जिसके बाद वो ये 0.3% का पेमेंट या क्रेडिट जो है इंटरेस्ट रेट वो सेक्टर जो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन में डिपॉजिट करेगी। तो ये डिसीजन कल EPFO सेंट्रल बोर्ड CBD जिसको बोलते हैं CPT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उसकी मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। तो ये आप याद रखेंगे, हु इज द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर? मिस्टर संतोष कुमार गंगवार। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग चेयर करी थी जिसमें यह डिसीजन लिया गया है कि EPFO 8.5% का जो इंटरेस्ट है उसको स्टैगर्ड मैनर में डिपॉजिट करेगा इनटू द फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अकाउंट। इसके अलावा कुछ अदर मेजर डिसीजंस भी लिए गए हैं CPT ने, जिसमें मैक्सिमम अश्योरेंस बेनिफिट की जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, जो कि पहले 6 लाख था। रिसेंटली जो EPF से जो हम इन पेंशन को लिंक करने का सिस्टम आया था उसको फिलहाल के लिए डिफर कर दिया गया, क्योंकि नंबर ऑफ जो ट्रेड यूनियंस थी उन्होंने पेंशन के इस फॉर्मूले को अपोज किया था। अब प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसके बाद अभी के लिए फिलहाल के लिए जो EPF को इन पेंशन से लिंक करने का जो डिसीजन था उसको डिफर कर दिया गया है। और जो एम्प्लॉयर साइड है
जो एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये डिमांड किया है कि अभी इस पैंडेमिक की सिचुएशन में एमएनएसटी स्कीम अप्लाई करी जाए, जिससे कि जो एम्प्लॉयर हैं वो ईपीएफ की तरफ जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो एमएनएसटी स्कीम के तहत उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि जो वो वर्क एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में वो थोड़े टाइम बाद वो कर सके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की भी इनकम सफ़र हुई है। तो ये सारे मेजर डिसीजन लिए गए ईपीएफओ की मीटिंग में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8। Banks asset quality to worsen but face less risk of defaults, Moody's. So, rating agency Moody on Wednesday said corporate houses will not be immune to the deep economic crisis. जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आया है उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट हाउसेस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि इस बार जो कॉर्पोरेट हाउस हैं उनके लोन की वजह से बैंक्स को कम रिस्क फेस करना पड़ेगा। रिस्क फ्रॉम द कॉर्पोरेट लोन्स आर लोअर नाउ देन इन फाइनेंशियल ईयर 2012 एंड 19। तो 2012 एंड 19 से लेकर के कॉर्पोरेट हाउसेस की वजह से जो बैंकिंग इंडस्ट्री को रिस्क फेस करना पड़ रहा था वो रिस्क अब बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जितने भी banks and corporate houses and they have taken the step to repair their asset quality and their financial profiles. So the COVID disruption will definitely strain the finances of household and the small businesses, but जो बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं उन पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द स्मॉल बिजनेस। जो असेट क्वालिटी का जो रिस्क है वो बैंक्स के लिए भी कम है और कॉर्पोरेट हाउसेस की फाइनेंशियल प्रोफाइल पर भी उसका इम्पैक्ट कम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बैंक्स ने अपनी असेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से इस बार कोविड-19 की वजह से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैं उनका कम रिस्क है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पर, ऐसा मूडी का कहना है। इसी तरह इकरा की बात करें हम तो इकरा ने भी बोला है कि जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ला रही है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का लोन, जिसको हम बोल सकते हैं 8% ऑफ लोन विल रीकास्ट अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। सो बैंक्स एंड नॉन बैंक लेंडर्स विल रीस्ट्रक्चर्ड अप to 10 trillion in debt, that is 8% of the outstanding loan। तो जो रिकास्टिंग या रीस्ट्रक्चरिंग की जो नई स्कीम आने वाली है आरबीआई की, जिसकी केवी कामत कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उस स्कीम के तहत अप्रॉक्सीमेटली 8% आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो रीस्ट्रक्चर होगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुए हैं, और कई सारे जो न्यूज़पेपर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द लिस्टेड कंपनी विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। उड़ीसा ब्लॉक्स अदानीज एईएस कॉप पाथ। So, in a complete reversal of its privatization policy, Odisha government has decided to exercise its right of first refusal, ROFR, to buy 49% equity stake held by US-based AES Corporation in Odisha Power Generation Corporation for the sum of rupees 1000 crore। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट रिफ्यूजल राइट को यूज करते हुए अदानीज का इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर दिया है इनटू उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन फॉर द सम ऑफ रुपीज 1000 करोड़। तो अपने प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी करंटली फॉलो कर रही थी उड़ीसा गवर्नमेंट, उसके रिवर्स उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, अपना राइट ऑफ रिफ्यूजल यूज़ किया, जिसमें अदानीज में जो यूएस बेस्ड कंपनी इन्वेस्ट करने वाली थी एईएस कॉर्पोरेशन, उसको मना कर दिया है इन्वेस्टमेंट करने से। क्यों? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर इनटू दिस कंपनी। 49% के इक्विटी स्टेक हेल्ड करती है उड़ीसा गवर्नमेंट इनटू उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन OPCG। So by invoking its ROFR in August, and Odisha government has put a major hurdle in Adani's power plant to buy AES stake pronounced in June this year। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। स्टील फर्म्स रीओरिएंट स्ट्रैटेजी टू कैप्चर द राइजिंग रूरल डिमांड। सो स्टील इंडस्ट्री में जैसे हम सभी को पता है कोविड-19 की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल कर गई है, क्योंकि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो अब जो स्टील फर्म्स हैं दे आर नाउ रीओरिएंटिंग देयर स्ट्रैटेजी टू कैप्चर द रूरल डिमांड, और चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो चाहे वो ऑटोमोबाइल हो। इवन कोविड-19 से पहले भी दे वर इम्पैक्टेड, कोविड-19 की वजह से उनका जो इम्पैक्ट रहा है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन वो और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बोथ ऑटोमोबाइल एज वेल एज द स्टील
industry or steel firms are now reorienting towards the rural economy in order to capture the rural demand. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज. नॉन लाइफ इंश्योरर सी 10% rise in August premium. So non-life insurers, which include general insurance, standalone health insurance, specialized PSU insurance, have seen 10% growth into the premium in the month of August. तो जहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके जो प्रीमियम्स हैं, न्यू बिजनेस प्रीमियम, वो डाउन हो रहे हैं. ऑन द अदर एंड जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज हैं उन्होंने इस अगस्त के महीने में 10% का इंक्रीमेंट रजिस्टर किया है. तो और इसमें से मेजर जो पोर्शन रहा है वो आप देख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है, क्योंकि कोविड-19 जैसे सिचुएशन ने लोगों के माइंडसेट को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया. ऐसे इंडिविजुअल जो पहले मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे, नाउ दे आर ऑप्टिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पैंडेमिक इन फ्यूचर. और जैसा कि हम देख सकते हैं 36% का राइज देखने को मिला हमें हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट में. So that's all for today, student. All these are the references. If you want to get the lecture PDF, you can join me on my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.